इंदिरा गांधी। 1971 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को दो टुकड़े कर दिया। बांग्लादेश बनवाकर उन्होंने देश में अनबीटेबल लीडर का स्टेटस ले लिया। मगर 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया जिसने उनकी कुर्सी हिला दी। कोर्ट ने उनका रायबरेली इलेक्शन इलीगल डिक्लेयर किया क्योंकि उन्होंने अपने पर्सनल सेक्रेटरी यशपाल कपूर को, जो अभी तक सरकारी नौकरी में था, कैंपेन के लिए यूज किया था। सरकारी जीप्स, लाउडस्पीकर्स और ऑफिसर्स का मिसयूज सब रिकॉर्ड पे था। डिस्क्वालिफिकेशन का डर इतना था कि बस 13 दिन बाद 25 जून को उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड हो गया, मीडिया सेंसर हुआ और हजारों ऑपोजिशन लीडर्स जेल में डाल दिए गए। डेमोक्रेसी एक दिन में डिक्टेटरशिप बन गई और इंदिरा गांधी की इमेज एक आइकन से अथॉरिटेरियन लीडर में बदल गई। राजीव गांधी। 1986 में भारत ने स्वीडन की कंपनी बोफोर्स एबी से 1437 करोड़ रुपीस का डिफेंस डील साइन किया 410 हावर्ड से गन्स खरीदने के लिए। लेकिन 1987 में स्वीडिश रेडियो ने एक बॉम्ब फोड़ा। इस डील में 64 करोड़ रुपीस की इलीगल किकबैक्स दिए गए थे इंडियन पॉलिटिशियंस और मिडिलमैन को। यह देश का पहला हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल स्कैम था जिसमें सीधा नाम राजीव गांधी तक पहुंचा। इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू जैसे मीडिया हाउसेस ने एक्सपोज किया और इन्वेस्टिगेशन में इटालियन बिजनेसमैन ओटावियो क्वाट्रोची का नाम सामने आया जो गांधी फैमिली का क्लोज एसोसिएट था। ये एक ऐसा स्कैंडल था जिसने पूरे देश का भरोसा हिला दिया था। पीएम के ऑफिस तक करप्शन के दाग लग गए थे। पीवी नरसिम्हा राव। 1991 में देश फाइनेंशियल कोलैप्स के एज पर था। फॉरेक्स रिजर्व सिर्फ 2 हफ्तों के इंपोर्ट के बराबर बचे थे। पीएम बने नरसिम्हा राव और उन्होंने मनमोहन सिंह के साथ मिलकर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू किया। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग खत्म हुई, एफडीआई पॉलिसीज खुली और रुपी डी वैल्यू हुआ। लेकिन 1993 में उनका नाम जेएमएम ब्राइबरी स्कैम में आया। नो कॉन्फिडेंस मोशन के वोट के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के एमपीज को लाखों रुपए दिए गए। सीबीआई ने कैश ट्रेल पकड़ा। 2000 में उन्हें 3 साल की सजा मिली। पहली बार किसी फॉर्मर पीएम को क्रिमिनल केस में कॉन्विक्ट किया गया। 2002 में वो अक्विट हुए, लेकिन उनकी लेगेसी पे दाग छुपा नहीं। मनमोहन सिंह खुद एक ईमानदार और सॉफ्ट स्पोकन लीडर थे, लेकिन उनके पीएम टेन्योर 2004 टू 2014 में भारत ने अपने सबसे बड़े स्कैम्स देखे। सबसे पहला झटका 2G स्पेक्ट्रम स्कैम था। 2008 में 1.76 लाख करोड़ रुपीस का एस्टिमेटेड लॉस हुआ जब टेलीकॉम लाइसेंसेस मार्केट रेट के बजाय थ्रोअवे प्राइसेस पर दिए गए। फिर आया कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम 2010, जिसमें 70,000 करोड़ रुपीस के कॉन्ट्रैक्ट्स इन्फ्लेटेड रेट्स पर दिए गए। और फिर कोलगेट, जिसमें कोल ब्लॉक्स बिना ऑक्शन के एलोकेट हुए, जिसका लॉस सीएजी ने 1.86 लाख करोड़ रुपीस बताया। मनमोहन सिंह डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन पीएम होने के बावजूद साइलेंस और इनएक्शन ने उन्हें साइलेंस स्पेक्टेटर के रूप में बदनाम कर दिया। नरेंद्र मोदी। 2014 में नरेंद्र मोदी ने विकास के नाम पर कुर्सी संभाली, लेकिन आने वाले साल करप्शन, कंट्रोल और कम्युनल पॉलिटिक्स से भरे रहे। सबसे पहले अडानी ग्रुप, जो उनका गुजरात से पुराना साथी था, 2014 के बाद हर स्ट्रेटेजिक सेक्टर में छा गया। पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, कोल, सोलर, डेटा। 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक्सपोज किया कि अडानी ने स्टॉक मैनिपुलेशन, शेल कंपनीज और अकाउंटिंग फ्रॉड के जरिए अपनी मार्केट वैल्यू आर्टिफिशियली इन्फ्लेट की। लगभग $100 बिलियन, 8 लाख करोड़ रुपीस का स्टॉक क्रैश हुआ। ऑपोजिशन ने इसे मोदानी नेक्सस कहा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स और क्लियरेंसेस अडानी को मोदी सरकार के अंडर मिले। लेकिन करप्शन सिर्फ इकोनॉमी तक सीमित नहीं था। मोदी के टेन्योर में गोदी मीडिया टर्म का जन्म हुआ, जहां मेन स्ट्रीम न्यूज उनकी पब्लिसिटी मशीन बन गई। ईडी, सीबीआई और आईटी जैसे इंस्टीट्यूशंस ऑपोजिशन लीडर्स को टारगेट करने लगे और जर्नलिस्ट जैसे राणा अयूब और सिद्दीक कप्पन को या तो जेल में डाला गया या हरास किया गया। अब कम्युनल साइड। 2019 के बाद सीएए, एनआरसी लाकर मुस्लिम्स को लीगली आउटसाइडर बनाने की कोशिश हुई। शाहीन बाग प्रोटेस्ट के बाद दिल्ली में फरवरी 2020 में दंगे हुए, 50 से ज्यादा लोग मरे, ज्यादातर मुस्लिम्स। बुलडोजर पॉलिटिक्स, लिंचिंग और हेट स्पीच को या तो इग्नोर किया गया या इनडायरेक्टली सपोर्ट। लोकतंत्र के नाम पर एक ऐसे लीडर का राइज हुआ जहां डिसेंट गद्दारी बन गया, मीडिया उसकी आवाज बन गई और भारत, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी, एक इलेक्टेड ऑटोक्रेसी जैसा दिखने लगा। अटल बिहारी वाजपेयी का टेन्योर कंपैरेटिवली क्लीन माना जाता है, लेकिन उनकी सरकार भी स्कैम्स और साइलेंस से बिल्कुल फ्री नहीं थी। 2001 में तहलका.com ने एक अंडरकवर स्टिंग ऑपरेशन किया, ऑपरेशन वेस्ट एंड, जिसमें डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स और बीजेपी के सीनियर लीडर बंगारू लक्ष्मण को कैमरा पे ब्राइब लेते हुए दिखाया गया। ये ब्राइब 1 लाख रुपए का था एक फेक आर्म्स डील के लिए। इस एक्सपोज ने भाजपा सरकार को हिला दिया, लेकिन पीएम ने खुद को इशू से डिस्टेंस कर लिया। कारगिल वॉर के बाद नेशनलिस्टिक इमेज स्ट्रांग हुआ, लेकिन पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी वीक रही। ट्रांसपेरेंसी के स्लोगन्स के बावजूद उन्होंने अपने आसपास के लोगों के ऊपर साइलेंस मेंटेन रखा और करप्शन के खिलाफ स्टैंड ज्यादा सिंबॉलिक ही रहा।
चंद्रशेखर का टेन्योर सिर्फ 7 महीने का था, नवंबर 1990 टू जून 1991, लेकिन उस छोटी ड्यूरेशन में भी उनका नाम एक मेजर कंट्रोवर्सी से जुड़ा। उनकी सरकार ने राजीव गांधी के एसपीजी सिक्योरिटी कवर को हटाने का फैसला लिया और कुछ ही महीनों बाद मई 1991 में राजीव गांधी तमिलनाडु में असैसिनेट कर दिए गए। ये फैसला नेशनल आउटरीच का कॉज बना। इसके अलावा उनके टेन्योर में इंडियन गोल्ड रिजर्व्स को गिरवी रखना पड़ा था। 47 टन्स ऑफ गोल्ड को फॉरेन बैंक्स के पास मॉर्गेज किया गया था क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व्स ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे। हालांकि इकोनॉमिक प्रेशर इनहेरिटेड था, लेकिन ये डिसीजन देश के फाइनेंशियल प्रेस्टीज के लिए एक मॉरल झटका था। पॉलिटिकल स्ट्रेंथ कम थी और पावर के नाम पर उनका टेन्योर लार्जली क्राइसिस मैनेजमेंट बनकर रह गया। मोरारजी देसाई 1977 में इमरजेंसी के खिलाफ पब्लिक एंगर ने मोरारजी देसाई को भारत का पहला नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बनाया। ईमानदार थे, लेकिन उनका टेन्योर कॉन्ट्रडिक्शन से भरा हुआ था। जनता पार्टी अंदर से ही बिखरती गई। आरएसएस लिंक्ड जनसंघ और सोशलिस्ट फैक्शंस रोज टकराते थे। देसाई ने इमरजेंसी के दौरान हुए ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने से इनकार किया। लेट द पास्ट बरी द डेड कहकर शाह कमीशन की रिपोर्ट्स को भी इग्नोर कर दिया। सबसे कंट्रोवर्शियल उनका 1978 का बयान था, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ एनर्जी के लिए है। रियलिटी क्या? 1998 में वर्ल्ड ने देखा कि पाकिस्तान सीक्रेटली एटम बॉम्ब बना चुका था। देसाई का क्लीन इमेज उनकी पॉलिटिकल वीकनेस और स्ट्रेटेजिक ब्लाइंडनेस के नीचे दब गया और जनता पार्टी सिर्फ 2 साल में टूट गई। एच.डी. देवेगौड़ा 1996 में जब कोalition पॉलिटिक्स का दौर था, तब एच.डी. देवेगौड़ा बिना किसी नेशनल लेवल फेम के प्राइम मिनिस्टर बन गए। उनका टेन्योर सिर्फ 11 महीने का था, जून 96 टू अप्रैल 97, लेकिन कंट्रोवर्सीज उनसे दूर नहीं रही। सबसे प्रोमिनेंट उन पे लैंड अलॉटमेंट स्कैम का इल्जाम लगा। कर्नाटका सीएम के रूप में उन्होंने अलिजिडली पॉलिटिकली कनेक्टेड लोगों को इलीगल लैंड अलॉटमेंट्स दिए थे, जिसका इम्पैक्ट उनके पीएम टेन्योर में भी छाया रहा। सेंट्रल पावर होने के बावजूद उन्होंने स्टेट लेवल बायसेस और लॉयल्टीज छोड़ी नहीं। 1996 में यूरिया स्कैम भी सामने आया, जिसमें 133 करोड़ रुपीस का फ्रॉड हुआ था और लो क्वालिटी यूरिया इंपोर्ट की गई थी। इन्वेस्टिगेशन ने दिखाया कि गवर्नमेंट अप्रूवल्स फ्लॉड थे और अकाउंटेबिलिटी डिफ्यूज रही। गौड़ा पब्लिक इमेज में एक्सीडेंटल पीएम बनकर रहे, जिनके पास पावर थी लेकिन ग्रिप नहीं। आई के गुजराल का पीएम टेन्योर अप्रैल 97 टू मार्च 98 भी सिर्फ 1 साल का था, वो भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बीच। पर्सनल लेवल पर वो क्लीन इमेज वाले लीडर थे, लेकिन उनकी गुजराल डॉक्ट्रिन, जो इंडिया के पड़ोसी मुल्कों के लिए यूनिलैटरल गुडविल पॉलिसी थी, काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही। इस डॉक्ट्रिन के तहत उन्होंने पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश जैसे देशों को कंसेशंस दिए बिना रेसिप्रोकेशन के डिमांड के। इस वक्त इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने वार्निंग दी थी कि पाकिस्तान की आईएसआई इंडिया में टेरर नेटवर्क सपोर्ट कर रही है, लेकिन गुजराल ने रॉ के कोवर्ट ऑपरेशंस को ही लिमिट कर दिया, जिससे नेशनल सिक्योरिटी को सेटबैक लगा। ये डिसीजन उनके पीएम बनने के तुरंत बाद हुआ था और बाद में कारगिल वॉर के दौरान इसको बड़ी स्ट्रेटेजिक ब्लंडर माना गया। उनका विजन सॉफ्ट था, लेकिन उस वक्त का जियोपॉलिटिकल रियलिटी मच हार्डर डिमांड कर रहा था। लाल बहादुर शास्त्री एक ऑनेस्ट और लो प्रोफाइल लीडर थे, जिन्होंने 1964 में नेहरू के डेथ के बाद पीएम पद संभाला, लेकिन उनका टेन्योर एक बड़े और आज तक अनरिजॉल्व्ड मिस्ट्री का हिस्सा बन गया, उनकी सडन डेथ। 11 जनवरी 1966 में ताशकंद में यूएसएसआर में इंडो पाक पीस अग्रीमेंट साइन करने के बाद उनकी रात में ही डेथ हो गई। सरकारी वर्जन के मुताबिक उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई, लेकिन फैमिली और मीडिया ने सवाल उठाए कि पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ। उनके चेहरे और बदन पे ब्लू पैचेस थे, उनका पर्सनल डॉक्टर प्रेजेंट नहीं था और यूएसएसआर मेडिकल टीम पे पूरा भरोसा कर लिया गया। ये सब फैक्ट्स कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में डॉक्यूमेंटेड हैं। शास्त्री की डेथ ने सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर नहीं, एक सच भी साथ ले गए, जिसका जवाब इंडिया को कभी नहीं मिला। गुलजारी लाल नंदा 2 बार इंटरिम प्राइम मिनिस्टर रहे, पहली बार नेहरू की डेथ के बाद मई 1964 में और दूसरी बार शास्त्री की डेथ के बाद जनवरी 1966 में। दोनों बार उनका टेन्योर कुछ हफ्तों का ही था, लेकिन इन दिनों में उन्होंने फुल पीएम पावर्स एंजॉय किए थे। हालांकि उनका नाम किसी डायरेक्ट स्कैम या कंट्रोवर्सी से नहीं जुड़ा, लेकिन उनकी कंप्लीट एब्सेंस ऑफ लीडरशिप असर्टिवनेस एक बड़े नेशनल कंसर्न का पॉइंट बना। 1964 और 1966 दोनों बार देश सेंसिटिव ट्रांजिशन फेज में था, लेकिन नन्ना ने फॉरेन पॉलिसी हो या इंटरनल सिक्योरिटी किसी पर कोई मेजर स्टैंड्स नहीं लिया। इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने 1965 से चाइना और पाकिस्तान के मिलिट्री बिल्डअप की वार्निंग्स दी थी, लेकिन नंदा का रिस्पॉन्स पैसिव रहा। उनका पीएम पोस्ट पर रहना एक सिंबॉलिक कंटिन्यूटी था, लेकिन असली पावर ब्यूरोक्रेसी और कांग्रेस हाई कमांड के पास थी। एक प्राइम मिनिस्टर जो था लेकिन दिखता नहीं था और जिसकी लीडरशिप वैक्यूम ने देश को अनस्टेबल बना दिया।